हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। आज मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियोस बना रही हूँ। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैम कहाँ चली गई हैं, वीडियोस क्यों नहीं बना रही है। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि मैं वीडियोस क्यों नहीं बना रही थी। अब धीरे धीरे मैं वापस से वीडियोस बनाने लगूंगी। आज ये वाला वीडियो जो है वो जेआईबी के ऊपर है। मैं इसीलिए आज ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि अब जो जेआईबी के एग्ज़ाम है इस बार वाला तो हो चुका है। अब जो एग्ज़ाम होगा मई जून में होगा, तो तब तक के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। और जेआईबी क्या होता है, कैसे इसका एग्ज़ाम होता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, इसको कौन सी बॉडी कंडक्ट करवाती है, ये सारी जो चीज़ें कहाँ से कौन से सोर्सेज से पढ़ना है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, सब कुछ यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगी। शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें समझा दूंगी जो इस एग्ज़ाम के लिए जानना आपको ज़रूरी है। आप इस एग्ज़ाम की जब तैयारी करेंगे उसके पहले, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं JAIIB के फुल फॉर्म से। यही बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। तो ये होता है जूनियर एसोसिएट ऑफ IIBF। IIBF एक कंडक्टिंग बॉडी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। अब इस एग्ज़ाम्स में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। 4 सब्जेक्ट्स अभी स्टार्ट हुए हैं। पहले जब मेरे टाइम पे जब मैंने ये एग्ज़ाम दिया था तब इसमें 3 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। तो अब से जितने भी लोग देंगे या अभी भी जो अटेम्प्ट्स दे चुके हैं वो 4 सब्जेक्ट्स में ही दिया है। सब्जेक्ट्स के नाम में पहला है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, दूसरा है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, तीसरा है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, और चौथा है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। ये जो रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट है ये सब्जेक्ट पहले नहीं था। तो ये 4 सब्जेक्ट्स इस एग्ज़ाम में हैं। और ये जो जेआईबी वाला एग्ज़ाम होता है वो उतना डिफिकल्ट नहीं होता है। मतलब आप इसको थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे अगर सीरियसली तो आप इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। अब हम सोर्सेज की बात करें तो जेआईबी के ऑफिशियल सोर्सेज भी होते हैं और उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज भी हैं जिससे आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल सोर्सेज की बात करें तो इसकी मैकमिलन की बुक आती है IIBF की, जो आपको IIBF की साइट पे भी मिल जाएगी, अमेजोन पे भी मिल जाएगी। वो इतनी मोटी बुक होती है, वो आप परचेज कर सकते हैं अगर आप बुक से पढ़ने में इंटरेस्टेड है। मैंने उस टाइम परचेज की थी क्योंकि जब आप नई नई तैयारी करते हैं ना तो आपको नहीं पता होता, आपको लगता है ऑफिशियल बुक है तो हमें यही खरीदनी चाहिए, इससे पढ़ेंगे तो एग्जाम जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैंने भी परचेज कर ली थी, लेकिन वो इतनी मोटी बुक होती है कि आप इतना जो आप जॉब कर रहे हैं और जॉब के साथ ही आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी तो आप नहीं इतना पढ़ पाएंगे। तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है जहाँ पर फ्री में भी इसका मटेरियल अवेलेबल है और आप उससे इजीली पढ़ सकते हैं, इसके नोट्स भी अवेलेबल रहते हैं। तो अड्डा 247 का जो ऑफिसर्स अड्डा वाला JIB CIB का चैनल है उसका नाम है ऑफिसर्स अड्डा 247 JIB CIB, वो आप कर सकते हैं सब्सक्राइब। वहाँ पर भी बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है और स्पेसिफिकली वो चैनल सिर्फ JIB और CIB के लिए है। इसके अलावा आप अड्डा 247 की वेबसाइट पर जाकर उनकी बैचेस भी देख सकते हैं। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो वो आपका एक पूरा प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से हो जाएगा। यूट्यूब चैनल से भी कर सकते हैं, परचेज करके भी आप कर सकते हैं। तो इसका लिंक जो है यूट्यूब चैनल का वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। अब हम बात करते हैं कि JIB का एग्ज़ाम जो है वो कौन कौन दे सकता है। तो जो भी इंस्टीट्यूट के मेंबर होते हैं, मतलब कोई भी पर्सन जो वर्क कर रहा है बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री में, वो इस एग्ज़ाम को दे सकता है। मतलब जैसे बैंक्स जो है वो IIBF के मेंबर है, उसके अलावा RBI, नाबार्ड, सिडबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो सारे, SBI, IDBI, उसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसमें कर्नाटका बैंक, नैनीताल बैंक, फेडरल बैंक, ये सारे जो बैंक्स होते हैं ये भी JIB CIB के इंक्रीमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये जितने भी, अगर इन सारे ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं तो आपको JIB और CIB का एग्जाम देने पे इंक्रीमेंट मिलेगा। CAIIB के बारे में सारा कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, यहाँ पर हम सिर्फ JIB की बात करेंगे। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ऐसा नहीं कि अगर आप बैंक में हैं और आगे चल के आप सोच रहे हैं कि आपको RBI, नाबार्ड, सिडबी इनकी तैयारी करनी है तो क्या ये एग्जाम देना यूजफुल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि बैंक में रह के अगर आपने ये एग्जाम निकाल लिया और मान लीजिए कि आपका RBI में सिलेक्शन हो गया, तो RBI में सिलेक्शन होती है आपको ज्वाइनिंग की जो सैलरी होगी, फर्स्ट सैलरी, वो इंक्रीमेंट के साथ मिलेगी। और आप सोचिए RBI की सैलरी ऑलरेडी ज़्यादा है, अगर वो एक इंक्रीमेंट के साथ मिलेगी तो आपकी इनिशियल सैलरी कितनी ज़्यादा बन जाएगी। तो इसीलिए ये एग्ज़ाम देना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पासिंग क्राइटेरिया की बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम को पास करने का क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले आपको मिनिमम 50 मार्क्स लाने होते हैं आउट ऑफ 100, ये इसका पासिंग क्राइटेरिया है।
लेकिन अगर आप सिंगल अटेम्प्ट में चारों सब्जेक्ट्स क्लियर करते हैं तो आप एटलीस्ट 45 मार्क्स भी अगर लेके आएंगे और चारों सब्जेक्ट का एग्रीगेट आप 50% ले आएंगे तो भी आपका ये एग्जाम क्लियर माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 4 सब्जेक्ट से अगर एक सब्जेक्ट में आपके मान लीजिए बाउंड्री पे आए 46 मार्क्स, लेकिन जो दूसरा सब्जेक्ट है उसमें आपके 60, 65, 70 थोड़े ज़्यादा मार्क्स भी आ सकते हैं, क्योंकि चारों सब्जेक्ट टफ नहीं होते, कुछ टफ होते हैं तो कुछ ईजी होते हैं। तो अगर एग्रीगेट चारों सब्जेक्ट का मिला के आपने 50% मार्क्स स्कोर कर लिए, मतलब 400 मार्क्स का अगर पेपर है तो 200 आपके चारों सब्जेक्ट्स मिला के आए हैं और चारों सब्जेक्ट में एटलीस्ट आपके 45 आए हैं, तो आपने ये एग्जाम क्लियर कर लिया। लेकिन अगर आपने चारों में से मान लीजिए 2 ही पेपर क्लियर कर पाए और जो 2 पेपर है वो आप अगले अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे, तो वो दोनों पेपर में फिर आपको 50 मार्क्स लाना जरूरी है। फिर उसमें जो ये एटलीस्ट 45 वाला है ये वाला नहीं चल पाएगा। तो आई होप कि आपको ये वाली चीज़ जो है इसमें क्लैरिटी मिल गई होगी। इसमें अटेम्प्ट्स भी होते हैं, तो सबसे पहले एग्जाम फीस की बात करते हैं। एग्जाम फीस इसकी थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन वो देख के आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप पहले अटेम्प्ट में ये एग्जाम क्लियर करते हैं तो जो मैक्सिमम बैंक्स हैं, और बैंक्स का तो मुझे पता है, बाकी भी आरबीआई और सिडबी ये सब भी रीइंबर्स करते ही होंगे, तो आपकी जो फीस है वो रीइंबर्स हो जाएगी। लेकिन वो सब तभी होगी जब आपने चारों सब्जेक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें। अब फर्स्ट अटेम्प्ट की फीस है 4000 रुपीज़ जो आपको भरनी ही है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये चारों अटेम्प्ट की फीस है 1300 रुपीज़ प्लस जीएसटी भी है। तो ये रीइंबर्स हो जाएगी आपकी फीस फर्स्ट अटेम्प्ट वाली, अगर आप क्लियर कर देते हैं। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्जाम तभी क्लियर होगा जब आपने फॉर्म भरा और उसके बाद सीरियसली आपने कम से कम 1-2 महीना भी पढ़ाई कर ली, तो आपका इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ये गलती बिल्कुल मत करना कि फॉर्म भर दिया फिर हम देख के आएंगे कि कैसा एग्जाम होता है, फिर अगली बार क्लियर कर लेंगे, तो फिर आपकी फीस रीइंबर्स नहीं होगी। ये 4000 आपको खुद पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा आईआईबीएफ का मेंबर बनने के लिए मेंबरशिप फीस भी होती है, वो आपको वन टाइम पे करनी ही पड़ती है, क्योंकि आईआईबीएफ की सिर्फ ये वाली एग्जाम नहीं होती जेआईबी सीआईबी, इसकी अदर सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी होते हैं। जैसे केवाईसी का एग्जाम मैंने क्लियर कर रखा है, डिजिटल बैंकिंग वाला क्लियर किया है, एनआईएसएम म्यूचुअल फंड वाला किया है, इंश्योरेंस वाला एग्जाम क्लियर किया है। तो ये जो एग्जाम्स अलग अलग होते हैं, इंश्योरेंस वाला आईआईबीएफ नहीं करवाता, लेकिन ये बाकी सारे एग्जाम्स जो है म्यूचुअल फंड वाला एनआईएसएम का रहता है, तो ये अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। ये सारे एग्जाम्स भी अगर आप बैंक ज्वाइन करने का क्लियर करते हैं तो इसके भी कुछ बैंक्स में इंसेंटिव मिलते हैं जो आपको बहुत अच्छा वो देंगे। कुछ में 6000 रुपये मिलेंगे, किसी में 10,000, किसी में 15,000। तो एक एग्जाम क्लियर करने पे इतने पैसे मिलते हैं। तो जब आप नया नया बैंक ज्वाइन करते हैं तो बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि एक एग्जाम देंगे तो 6000 रुपये मिलेंगे, तो वो ऐसा लगता है कि हाँ हम फटाफट ये एग्जाम्स के फॉर्म भरे और इनको क्लियर कर दें। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज भी बैंक ज्वाइन करने के बाद रहती है। सारे बैंक्स में रहती है नहीं ये तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम बैंक्स में इंसेंटिव के जो है वो रहता है ताकि आपको एनकरेजमेंट मिले और आप ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज सर्टिफिकेशंस जो है वो करें। अब हम बात करते हैं अटेम्प्ट्स की। तो इसमें टोटल 5 अटेम्प्ट्स होते हैं जो आपको मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स में कंप्लीट करने होते हैं। जैसे एक साल में एग्जाम 2 बार आता है, एक बार मई जून के राउंड आएगा और एक बार अक्टूबर नवंबर के राउंड आता है। तो ये 2 बार आता है, तो 3 साल में ये 6 बार आएगा। उन 6 बार में आप कभी भी 5 बार फॉर्म भर के ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। मान लीजिए पहली बार आपने एक ही सब्जेक्ट निकाला, अगली बार फिर आप एक और सब्जेक्ट निकाल लीजिए। वैसे 4 सब्जेक्ट में से 3 या 2 सब्जेक्ट्स तो एक बार में आपके निकल ही जाएंगे। इन कोशिश करिए कि सिंगल अटेम्प्ट में एग्जाम आप दे दें। 5 अटेम्प्ट जो आप देंगे जरूरी नहीं कि वो कॉन्जिक्यूटिव हो, बीच में आप एक अटेम्प्ट मिस भी कर सकते हैं। इसमें जो अप्लाई वाला अटेम्प्ट है, मतलब अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो काउंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फॉर्म भर दिया, एग्जाम देने नहीं जा पाए, तो आपको लगेगा ये तो अटेम्प्ट काउंट नहीं हुआ, लेकिन वो अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। इसीलिए फॉर्म तभी भरना जब आप चारों पेपर्स देने जा पाए। मान लीजिए फॉर्म भरा और 3 पेपर देने ही जा पाए, एक पेपर छूट गया, तो भी अटेम्प्ट आपका काउंट हो जाएगा। अब हम बात करें मीडियम ऑफ एग्जाम की। बहुत सारे हिंदी मीडियम वालों को लगता है कि ये एग्जाम हिंदी में होता है, नहीं, तो ये एग्जाम जो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 100 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज रहते हैं, 100 मार्क्स के। ऑनलाइन मोड में ही रहता है ये, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती और 2 घंटे का आपका पेपर होता है, 2 आवर्स का पेपर होगा। तो ये बहुत सिंपल सा इसका एग्जाम पैटर्न है। रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट जब भी होगा आप आईआईबीएफ की साइट पर जाकर चेक करते रहिए कि इसका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है। अब इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन अभी जो मई जून वाला अटेम्प्ट आएगा उसके लिए आप अभी से तैयारी करेंगे तो आपका 100% क्लियर हो जाएगा।
अब ये एक और क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के माइंड में रहता है कि क्या नॉन बैंकर्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप कहीं भी जॉब नहीं कर रहे हैं तो हाँ आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये सजेशन है कि जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक इसको अटेम्प्ट मत कीजिए। अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, मान लीजिए 1 अप्रैल को रिजल्ट आया, आपका हो गया, आप श्योर है कि आपको ज्वाइन करना है, तो फिर आप इसकी तैयारी बैंक ज्वाइन करने के पहले ही कर लीजिए। इसका एक डीबीएफ करके एग्जाम होता है जो नॉन बैंकर्स के लिए होता है, जो आफ्टर ज्वाइनिंग बैंक कन्वर्ट हो जाता है जेआईबी में। तो जो जेआईबी होता है वो मेंबर्स के लिए होता है और डीबीएफ नॉन मेंबर्स के लिए होता है। तो आप डीबीएफ और जेआईबी का पेपर एग्जैक्ट सेम आता है, सिर्फ एग्जाम का नाम डिफरेंट होता है। मैंने डीबीएफ ही दिया था और बाद में जब मैंने बैंक ज्वाइन किया था तो ज्वाइन करते ही मैंने उसको कन्वर्जन के लिए अप्लाई कर दिया था और विद इन 1 मंथ जो है वो आपका डीबीएफ का सर्टिफिकेट कन्वर्ट होकर जीआईबी का सर्टिफिकेट आ जाता है और आपको ज्वाइन करते ही इंक्रीमेंट लग जाता है। तो इसमें एक बेनिफिट है। तो मान लीजिए अप्रैल में रिजल्ट आ जाता है और कुछ बैंक्स जो है वो अक्टूबर नवंबर तक ज्वाइनिंग देते हैं, कोई जुलाई में दे देते हैं, कोई अगस्त में दे देते हैं। तो जो गैप होता है ना उसमें आप इस एग्जाम की पढ़ाई करके इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो आपका वो जो टाइम है वो बच भी जाएगा, बैंक ज्वाइन करने का टाइम भी नहीं मिल पाता एग्जाम क्लियर करने का। और बहुत सारे लोग जो है वो छोड़ देते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो ये एग्जाम क्लियर करते हैं। तो इसीलिए वो जो टाइम पीरियड है उसमें आप डीबीएफ भी दे सकते हैं। अब हम बात करें इंक्रीमेंट की, जो सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल चीज़ होती है इस एग्ज़ाम को देने की। देखिए नॉलेज अपग्रेड तो एक चीज़ है ही, लेकिन बहुत जो मैक्सिमम लोग होते हैं ना वो नॉलेज के लिए एग्ज़ाम नहीं देते, क्योंकि ठीक है हाँ नॉलेज तो आपको काम करते करते भी आ जाता है। हाँ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं आता, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज तो आपको काम करते करते आ ही जाएगा। ये एग्ज़ाम देने से आपको थियोरेटिकल नॉलेज आ जाता है। इस एग्ज़ाम को देने से एक फ़ायदा होगा कि जब आप प्रमोशन एग्ज़ाम देंगे तो आपको मैक्सिमम चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि इस एग्ज़ाम में आपने वो सारी चीज़ें पढ़ रखी होंगी। तो प्रमोशन में ये हेल्प करेगा। प्रमोशन में इंटरव्यू भी होता है तो उसमें भी जो आपका नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वहाँ ये हेल्प करेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है इस एग्ज़ाम को देने का वो इंक्रीमेंट है, और इंक्रीमेंट होता है बेसिक पे में। आपकी बेसिक पे जो है वो एक इंक्रीमेंट से बढ़ जाती है, मतलब जो सैलरी आपको 1 साल के बाद मिलेगी वो आपको इस एग्ज़ाम को देने से अभी मिल जाएगी। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। इससे बैंक की अगर बात करें हम एक IBPS BO की, तो 2500 से 3000 तक आपकी सैलरी पर मंथ इंक्रीज हो जाती है अगर आपने ये एग्ज़ाम दे रखा है। तो सिंगल इंक्रीमेंट लगता है, ये इंक्रीमेंट सभी को लगेगा। अगर आप सब स्टाफ है, अगर क्लर्क हैं, ऑफिसर है, मैनेजर है, या किसी भी स्केल पे है बैंक में, अगर आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको एक इंक्रीमेंट मिलेगा। सब स्टाफ के लिए क्राइटेरिया ये होता है कि वो 12th पास होना कंपलसरी है। अगर कोई सब स्टाफ है जिन्होंने 12th पास नहीं कर रखी तो फिर उनके मैनेजर अगर रिकमेंड करेंगे तो फिर IRBF उनको परमिशन दे देता है ये एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन अदरवाइज ये सारे लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये क्लरिकल स्टाफ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। वो क्लर्क्स जो आगे चल के प्रमोशन नहीं लेना चाहते, वो लाइफ टाइम जो क्लर्क ही रहना चाहते हैं, उनको ये एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर करना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट लगेगा। जो बाद में ऑफिसर बनने पे तो लगेगा ही, लेकिन इससे जो इंक्रीमेंट लगेगा उससे उनकी सैलरी काफ़ी बढ़ेगी। और एक और चीज़ कि CAIB का एग्ज़ाम आप तभी दे सकते हो आप जब JIB का एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा। तो अगर आपको CIB देना है तो आपको ये वाला फर्स्ट स्टेप जो है वो क्लियर करना ही पड़ेगा। और CAIB का ये बेनिफिट है कि उसमें सिंगल नहीं, उसमें डबल इंक्रीमेंट लगता है। तो 2 इंक्रीमेंट जब लगेंगे तो सैलरी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक पर्सन जिसने JIB और CIB दोनों दे रखा है उसकी सैलरी और जिसने दोनों नहीं दे रखे उनकी सैलरी में 8 से 10 हज़ार का फ़र्क आराम से आ जाता है, जो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप बैंक में आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे आपको 5 साल 10 साल होते जाएंगे तो जो गैप है ना वो बढ़ता जाएगा। तो ये शुरुआत में ही दे देंगे तो बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आप अगर और भी कुछ डाउट है तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो कॉल पे मुझसे या प्रतीक से बात करनी है तो आप फैन कॉल का ऐप इंस्टॉल करके वहाँ से कॉल भी शेड्यूल कर सकते हो और हमें कभी भी आप कॉल करके वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।